कैसे हो दोस्तों? जीएस इंटेल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज के लेक्चर फर्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम ब्रह्मांड की सैर पर निकलेंगे। सही कहा। आज हम गोता लगाएंगे ब्रह्मांड की गहराइयों में। हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों से, जैसे बिग बैंग थ्योरी और स्थिर अवस्था सिद्धांत भी। हाँ वो भी। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे और उसकी पड़ोसन एंड्रोमेडा के बारे में जानेंगे। फिर जूम इन करेंगे हमारे सौर मंडल पर। ये बना कैसे, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? सूर्य, हमारे 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह। हाँ, सबके बारे में बात होगी। सिर्फ यही नहीं, हम धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड जैसी रहस्यमयी चीजों को भी समझेंगे। और तारामंडल भी देखेंगे। हाँ, आसमान में दिखने वाले तारामंडलों को पहचानेंगे और अपने प्यारे सूरज और चंदा मामा के राज खोलेंगे। और भारत के जो नए मिशंस हैं, आदित्य L1 और चंद्रयान 3, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और आखिर में सुपरनोवा, ब्लैक होल जैसी कुछ जरूरी शब्दावली को भी समझेंगे। तो तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। ये क्या है? ये वो विज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति, उसके विकास का अध्ययन करता है। मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ, कहाँ जा रहा है? अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका सबसे फेमस जवाब तो बिग बैंग है ना? हाँ, बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमैत्रे ने पहले 1927 में इसका आइडिया दिया, फिर थर्ड वन में पब्लिश किया। तो ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा यूनिवर्स, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक बहुत ही ज्यादा छोटे, गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। एक बिंदु में सब कुछ? हाँ, एक सिंगुलैरिटी। फिर हुआ एक महाविस्फोट जिसे बिग बैंग कहते हैं, और इसी धमाके से सारा पदार्थ बाहर की तरफ फैला। और फैलता गया? हाँ, फैलता गया, ठंडा हुआ, और धीरे धीरे इसी से आकाशगंगाएं बनी, तारे बने, ग्रह बने, और हम सब भी। कमाल है। और वो एडविन हबल का क्या रोल था इसमें? एडविन हबल ने ये साबित किया कि ब्रह्मांड वाकई में फैल रहा है। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। जैसे कोई गुब्बारा फुला रहा हो? बिल्कुल वैसा ही। लेकिन क्या बिग बैंग ही एकमात्र थियरी है या कोई और भी है? एक और नजरिया भी है जिसे स्थिर अवस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। अच्छा, ये किसने दी? इसे फ्रेड हॉयल, हर्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने दिया था। इनका मानना था कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है, लेकिन इसका ओवरऑल रूप औसत घनत्व हमेशा एक जैसा रहता है। वो कैसे? मतलब अगर चीजें दूर जा रही हैं तो घनत्व कम होना चाहिए ना? उनका कहना था कि जैसे जैसे पुरानी आकाशगंगाएं दूर जाती हैं, वैसे वैसे खाली जगह में नया पदार्थ बनता रहता है और उससे नई आकाशगंगाएं बन जाती हैं। तो ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही दिखता है। दिलचस्प। लेकिन आजकल ज्यादा किसे मानते हैं? आजकल ज्यादातर वैज्ञानिक प्रमाण बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में ही है। ठीक है, तो ब्रह्मांड बना, फैल रहा है। अब इसमें ये आकाशगंगाएं क्या होती हैं? गैलेक्सी। आकाशगंगा या गैलेक्सी समझिए कि ये तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार? हाँ, मतलब ये सब गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव से एक साथ बंधे हुए हैं। अरबों खरबों तारे हो सकते हैं एक गैलेक्सी में। बाप रे। और हमारी वाली का क्या नाम है? हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। रात में कभी ध्यान से देखें तो आसमान में एक धुंधली सी सफेद पट्टी दिखती है ना? हाँ, दिखती है। वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है जो हम देख पाते हैं। अच्छा, और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? सबसे पास वाली? हमारी सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी है देवयानी यानी एंड्रोमेडा। ये हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है काफी। हाँ, ब्रह्मांडीय पैमानों पर ये पड़ोसी ही है। ठीक है, तो ब्रह्मांड, गैलेक्सी। अब आते हैं अपने घर पर, हमारा सौर मंडल। ये कैसे बना? इसकी कहानी भी लगभग 4.8 अरब साल पहले शुरू होती है। तब यहाँ जहाँ आज हमारा सौर मंडल है, सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। बादल अंतरिक्ष में? हाँ, जिसे इंटरस्टेलर क्लाउड या नेबुला कहते हैं। नेबुला। फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। मतलब इस बादल के कण एक दूसरे को खींचने लगे। बादल सिकुड़ने लगा और जैसे जैसे सिकुड़ा इसकी घूमने की रफ्तार तेज होती गई।
जैसे वो आइस स्केटर हाथ से कोड़ता है तो तेज घूमने लगता है। बिल्कुल। तो ये तेजी से घूमता हुआ बादल चपटा होकर एक डिस्क जैसा बन गया। इसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क या सौर निहारिका। अच्छा, डिस्क बन गई, फिर? इसी डिस्क के बिल्कुल केंद्र में जहां सबसे ज्यादा पदार्थ जमा हुआ और दबाव बढ़ा, वहां हमारा सूर्य बना। और डिस्क में जो बाकी धूल और गैस बची, उससे ग्रह बन गए। हाँ, उसी बचे हुए मलबे के जुड़ने से, टकराने से धीरे धीरे हमारे ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब बने। कमाल की प्रक्रिया है ना? इसको समझाने के लिए भी कुछ सिद्धांत होंगे? हाँ, कई सिद्धांत आए। एक है ग्रहाणु सिद्धांत, यानी प्लैनेटेसिमल थ्योरी। ये चेम्बरलेन और मोल्टन ने 1905 में दी थी। और वो निहारिका वाली बात? वो है निहारिका परिकल्पना, यानी नेबुलर हाइपोथेसिस। इसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 में सोचा, फिर पियरे साइमन लैप्लास ने 1796 में इसे और बेहतर बनाया। ये वही नेबुला से सौर मंडल बनने की कहानी है। तो ये सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है? हाँ, सौर मंडल के बनने की ये सबसे स्वीकृत थ्योरी है। और हमारी पृथ्वी की उम्र भी इसी समय की मानी जाती है, लगभग 4.5 अरब साल। 4.5 अरब साल, बहुत पुरानी है हमारी पृथ्वी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा नाम आता है कोपर्निकस। उनका क्या योगदान था? निकोलस कोपर्निकस ने क्रांतिकारी विचार दिया था। सूर्य केंद्री मॉडल, यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्र में है। इससे पहले हजारों साल तक लोग यही मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, चांद, तारे सब उसके चक्कर लगाते हैं। हाँ, ये तो सुना है, जियोसेंट्रिक मॉडल। सही। कोपर्निकस ने कहा नहीं, सूर्य बीच में स्थिर है और पृथ्वी समेत बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, इसने खगोल विज्ञान की दिशा ही बदल दी। बहुत बड़ा कदम था ये। चलिए अब अपने सौर मंडल के अंदर चलते हैं। इसका मुखिया कौन है? हमारे सौर मंडल का केंद्र और मुखिया तो सूर्य ही है। ये एक तारा है। और ये कितना बड़ा है, मतलब बाकी सब के मुकाबले? बहुत बड़ा। पूरे सौर मंडल का लगभग 99.86% द्रव्यमान अकेले सूर्य में ही है। बाकी सब ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह मिलाकर भी 1% से कम है। बाप रे, मतलब सब कुछ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही बंधा है। बिल्कुल। और इसी के चक्कर काट रहे हैं हमारे 8 ग्रह और 5 जाने माने बौने ग्रह। 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह, ठीक है। अब आसमान में जो चीजें दिखती हैं, उन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्से कैसे? एक वो जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे तारे। हमारा सूर्य भी एक तारा है। या घर में बल्ब जलता है, इन्हें कहते हैं दीप्त पिंड या ल्यूमिनस बॉडीज। अच्छा, जिनकी खुद की लाइट हो। और दूसरे वो जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य या किसी और तारे की रोशनी से चमकते हैं, जैसे हमारा चांद, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। इन्हें कहते हैं अदीप्त पिंड या नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। समझ गया। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। एकदम सही। तो इन अदीप्त पिंडों में कौन कौन आता है? आपने कहा धूमकेतु, कॉमेट्स। हाँ। धूमकेतु यानी कॉमेट्स, इन्हें लोग अक्सर पूंछ वाला तारा कह देते हैं, पर ये तारे बिल्कुल नहीं होते। तो क्या होते हैं ये असल में बर्फीले गोले होते हैं। इनमें जमी हुई गैसें होती हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और साथ में धूल और चट्टान के टुकड़े। डर्टी स्नोबॉल भी कहते हैं इन्हें। बर्फीले गोले, फिर पूंछ कहाँ से आती है? जब ये अपनी लंबी अंडाकार कक्षा में घूमते घूमते सूर्य के पास आते हैं, तो सूरज की गर्मी से इनकी बर्फ पिघलने लगती है और गैस बन जाती है। यही गैस और साथ में उड़ने वाली धूल मिलकर एक लंबी पूंछ बना लेती है। और वो पूंछ चमकती है? हाँ, वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और कभी-कभी खुद भी चमकती है आयनीकरण से। ये पूंछ हमेशा सूर्य से उल्टी दिशा में होती है। अच्छा, कोई फेमस धूमकेतु? सबसे मशहूर है हैली धूमकेतु। हाँ। ये हर 76 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है और हमें दिखाई देता है। 76 साल में? हाँ। पिछली बार कब दिखा था? पिछली बार 1986 में दिखा था। अब अगला चक्कर 2061 में लगाएगा। 2061, इंतजार रहेगा। और धूमकेतु के अलावा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स? हाँ, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स, ये चट्टानी या धातु के पिंड होते हैं। धूमकेतुओं की तरह बर्फीले नहीं होते ज्यादातर। ये कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के कक्षाओं के बीच एक पट्टे में घूमते हैं।
इसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे पत्थर घूम रहे हैं। हाँ, लाखों की संख्या में है ये, कुछ छोटे कुछ बड़े। नासा का एक मिशन था ओसाइरिस रेक्स, उसने बेन्नू नाम के एक क्षुद्र ग्रह से सैंपल भी इकट्ठा किया है हाल ही में। अच्छा, सैंपल लिया, कमाल है। और इनसे छोटे भी कुछ होते हैं? हाँ, क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे चट्टानी या धातु के टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये भी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्का पिंड? तो टूटता तारा क्या होता है? वही, जब कोई उल्का पिंड तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है तो हवा की रगड़ से वो जलने लगता है। फ्रिक्शन से? हाँ, घर्षण से। इससे हमें आसमान में एक तेज चमकीली लकीर दिखाई देती है। इसी को उल्का या मीटियोर कहते हैं, आम भाषा में टूटता तारा। ये ज्यादातर मध्यमंडल मीजोस्फीयर में होता है। तो वो तारा नहीं टूटता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा होता है जो जल रहा होता है। और अगर वो पूरा ना जले और जमीन पर गिर जाए? अगर कोई टुकड़ा बचकर पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है तो उसे उल्कापात या मीटियोराइट कहते हैं। मीटियोराइट, समझ गया। कभी कभी बहुत सारे दिखते हैं एक साथ। हाँ, उसे उल्काओं की बौछार या मीटियोर शावर कहते हैं। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के छोड़े हुए मलबे के रास्ते से गुजरती है, जैसे जनवरी में क्वाड्रिनेटेड शावर होता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। अब जरा तारों की तरफ देखते हैं। रात में वो पैटर्न से बनाते हैं ना? हाँ, उन्हें तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल से ही इंसानों ने आसमान के तारों को जोड़कर कुछ जानी पहचानी आकृतियां बना लीं। जैसे वो सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि यानी अर्सा मेजर, जिसे बिग डिपर भी कहते हैं। ये सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में से एक है। और कौन कौन से? कैसियोपिया है, जो अंग्रेजी के अक्षर W या M जैसा दिखता है। इसका सबसे चमकीला तारा शैडार है। W जैसा? हाँ, देखा है शायद। एक सिग्नस है जो क्रॉस या हंस जैसा दिखता है। और एक बहुत मशहूर है ओरायन यानी शिकारी। ओरायन, हाँ, उसकी बेल्ट में 3 तारे होते हैं एक लाइन में। सही पहचाना। ओरायन का सबसे चमकीला तारा है रिगेल। ये तारामंडल हमें दिशा पहचानने और कैलेंडर बनाने में मदद करते थे पहले। ठीक है, अब आते हैं हमारे सौर मंडल के राजा पर, सूर्य। हाँ, हमारा अपना तारा सूर्य, सन। ये असल में एक विशाल गैस का गोला है। गैस? कौन सी गैस? मुख्यतः हाइड्रोजन लगभग 73% और हीलियम 25 to 28%। बाकी थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसें भी हैं। और इसी से रोशनी और गर्मी मिलती है? हाँ, सूर्य के केंद्र में यानी कोर में इतना ज्यादा दबाव और तापमान है कि वहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में हम तक पहुँचती है। बाप रे, कितना दूर है ये हमसे? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, मतलब 149.6 मिलियन किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। और इसकी रोशनी कितनी देर में आती है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड। सोचिए, अगर सूरज अभी बुझ जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। हाँ, ऐसा ही है। और तापमान कितना रहता है इसका? सतह का तापमान, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, वो लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस या 5800 केल्विन है। लेकिन केंद्र का तापमान तो बहुत ही ज्यादा है, करीब 1.57 करोड़ केल्विन। 1.5 करोड़ केल्विन। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। अंतरिक्ष में दूरियां नापने के लिए किलोमीटर तो छोटा पड़ जाता होगा? हाँ, बहुत। इसलिए हम बड़ी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर। ये समय है या दूरी? ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश यानी लाइट 1 साल 365 दिन में वैक्यूम में तय करती है। और ये होती कितनी है किलोमीटर्स में? ये होती है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। बाप रे, बहुत ज्यादा। और इससे भी बड़ी एक यूनिट है पार्सेक। एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्सेक। ठीक है। अब सूर्य हमेशा शांत नहीं रहता, इस पर कुछ गतिविधियां भी होती रहती हैं। जैसे सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स। ये सूर्य की सतह से अचानक होने वाले ऊर्जा और विकिरण के बहुत शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। विस्फोट क्यों होते हैं ये अक्सर सनस्पॉट के पास होते हैं। सूर्य की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा के अचानक रिलीज होने से भड़क उठते हैं। सनस्पॉट वो क्या होता है?
काले धब्बे? हाँ, सन स्पॉट्स। सूर्य की सतह पर दिखने वाले कुछ अस्थायी, गहरे और आसपास के इलाके से ठंडे क्षेत्र होते हैं। ये ठंडे इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ चुंबकीय गतिविधि बहुत तीव्र होती है, जो गर्मी को सतह तक आने से रोकती है। अच्छा, तो ये ठंडे धब्बे हैं जहां से ज्वालाएं निकल सकती हैं। हाँ, अक्सर इनके पास से ही सौर ज्वालाएं निकलती हैं। एक और चीज सुनिए, ऑरोरा, वो रंगीन लाइट्स। हाँ, ऑरोरा, ये बहुत खूबसूरत नजारा होता है। सूर्य से लगातार आवेशित कणों की एक धारा निकलती रहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं। सोलर विंड। जब ये सौर पवन पृथ्वी के पास पहुंचती है, तो हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर हमें इससे बचाता है, लेकिन कुछ कण ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ खिंच जाते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ, वहाँ ये कण वायुमंडल की गैसों से टकराते हैं और उन्हें उत्तेजित कर देते हैं, जिससे रंग बिरंगी रोशनी पैदा होती है। इसी रोशनी को ऑरोरा कहते हैं। तो ये सिर्फ पोल्स पर दिखती है? हाँ, मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स सुना है। और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स कहते हैं। कमाल है, प्रकृति के अद्भुत नजारे हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, सूर्य हमारी गैलेक्सी में कहाँ है? हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से काफी दूर, लगभग बाहरी हिस्से में ओरायन स्पर नाम की एक छोटी भुजा में स्थित है। ये धनु भुजा के बाहर की तरफ है। ओरायन स्पर, ठीक है। और सूर्य की अपनी परतें भी होती हैं? हाँ, सूर्य की कई परतें हैं। अंदरूनी हिस्सों में सबसे पहले कोर है, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहाँ ऊर्जा बनती है। हाँ, फिर उसके बाहर विकिरण क्षेत्र है, जहाँ ऊर्जा फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। ये तो अंदर की बात हुई। बाहर क्या है? जो सतह हमें दिखाई देती है वो है प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। यही सूर्य का दृश्यमान हिस्सा है। फोटोस्फेयर। इसके ठीक ऊपर एक पतली लाल रंग की परत होती है, जिसे वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ये आमतौर पर सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। क्रोमोस्फेयर। और सबसे बाहरी परत है कोरोना। ये बहुत ही विरल और अत्यधिक गर्म परत है, लाखों डिग्री सेल्सियस तक। ये भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है, एक प्रभामंडल की तरह। कोरोना, ये नाम तो आप सब जानते हैं। हाँ, पर ये वायरस वाला नहीं, सूर्य का कोरोना है। समझ गया। चलिए अब ग्रहों की परेड करते हैं। कितने ग्रह हैं हमारे? हमारे सौर मंडल में अब 8 ग्रह माने जाते हैं। 8? पहले 9 थे ना? हाँ, प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह बना दिया गया। उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल 8 ग्रह हैं। ठीक है। तो इन 8 ग्रहों को क्या किसी ग्रुप में बांटते हैं? हाँ, इन्हें 2 मुख्य ग्रुप में बांटा जाता है, स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन या गैसीय ग्रह। जोवियन, गैसियस प्लैनेट्स। क्या फर्क है इनमें? स्थलीय ग्रह वो है जो सूर्य के ज्यादा पास है। ये साइज में छोटे हैं और इनकी सतह चट्टानी और ठोस है। मतलब इन पर हम खड़े हो सकते हैं? हाँ, सिद्धांत रूप में। इनमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनके चांद या तो है ही नहीं, बुध शुक्र, या बहुत कम है, पृथ्वी का 1, मंगल के 2, और इनके रिंग्स यानी वलय भी नहीं होते। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये स्थलीय हो गए। और जोवियन? जोवियन ग्रह सूर्य से दूर वाले हैं। ये विशाल हैं और मुख्य रूप से गैस और बर्फ से बने हैं। इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती। गैस के गोले? कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें बाहरी ग्रह या आउटर प्लैनेट्स या गैस जायंट्स भी कहते हैं। इनके बहुत सारे चांद होते हैं और सबके चारों ओर रिंग सिस्टम भी हैं। हालांकि शनि के सबसे ज्यादा फेमस हैं। और 4 आउटर गैस जायंट्स। बिल्कुल। चलिए अब एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले सूर्य के सबसे पास कौन है? सबसे पास है बुध, मर्क्यूरी। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा और सबसे पास, और क्या खास है इसमें? ये सूर्य का चक्कर सबसे तेजी से लगाता है। सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में इसका 1 साल पूरा हो जाता है। दिन में ये बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसका अपना कोई खास वायुमंडल नहीं है जो तापमान को कंट्रोल कर सके। कोई वायुमंडल नहीं, मतलब मौसम भी नहीं होता होगा? हाँ, लगभग नहीं। बुध के बाद? बुध के बाद है शुक्र, वीनस। ये बड़ा दिलचस्प ग्रह है। क्यों? क्या है इसमें? ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म? बुध से भी ज्यादा। वो तो सूरज के ज्यादा पास है। हाँ, बुध से भी ज्यादा गर्म। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है,
कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, ये एक तरह से कंबल का काम करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से गर्मी को अंदर ही फंसा लेता है। इसलिए इसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। बाप रे, 460 डिग्री। हाँ, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के काफी करीब है। जुड़वा बहन, लेकिन हालात बिल्कुल अलग। बिल्कुल। रात के आसमान में चांद के बाद ये सबसे चमकीला पिंड भी है। और एक और अजीब बात, ये अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है और बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। उल्टी दिशा में? मतलब पूरब से पश्चिम? हाँ, और इसका एक दिन घूर्णन काल इसके 1 साल परिक्रमण काल से भी लंबा होता है। लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं इसे एक बार घूमने में। अजीब है। और इसके बादल? इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं, तो यहाँ एसिड की बारिश होती होगी। ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह भी है दूरी के हिसाब से। खतरनाक जगह है शुक्र। हाँ, जीवन के लिए तो बिल्कुल अनुकूल नहीं। शुक्र के बाद आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। हाँ, हमारा घर, सौर मंडल में तीसरा ग्रह। इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है। और ये खास क्यों है? सबसे खास बात तो यही है कि ये एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसका वायुमंडल, तापमान, पानी की मौजूदगी सब जीवन के पनपने के लिए एकदम सही है। हमारा एकलौता चांद भी है। हाँ, चंद्रमा हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और घनत्व के मामले में पृथ्वी सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह? चौथा है मंगल, यानी लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों? इसकी मिट्टी और चट्टानों में आयरन ऑक्साइड यानी लोहे में लगी जंग काफी मात्रा में है, जिससे ये लाल रंग का दिखाई देता है। अच्छा, और क्या है मंगल पर? ये पृथ्वी से छोटा है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है बुध के बाद। इसके 2 छोटे-छोटे आलू जैसे आकार के चांद हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। और हाँ, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो एक ज्वालामुखी भी है, ओलंपस मॉन्स, वो मंगल पर ही है। इसकी ऊंचाई करीब 22 से 25 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा। 3 गुना? बहुत ऊंचा है। हाँ, और मंगल का एक दिन भी पृथ्वी के दिन के लगभग बराबर होता है, 24 घंटे 37 मिनट का। इस पर जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिक बहुत उत्साहित रहते हैं। मिशन भेजे जा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल। तो ये हो गए 4 स्थलीय ग्रह। अब आते हैं गैस जायंट्स पर। 5वां कौन है? 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। जुपिटर? हाँ। सबसे बड़ा? कितना बड़ा? इतना बड़ा कि बाकी सारे ग्रह मिलकर भी इसके अंदर समा सकते हैं। बाप रे, दादा है ये तो सौर मंडल का। हाँ, कह सकते हैं। और ये अपनी धुरी पर घूमता भी सबसे तेज है। सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे बड़ा और सबसे तेज घूमने वाला। हाँ, रात में ये चांद और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंक होता है। इसके पास तो चांद की पूरी फौज है। कितने चांद हैं इसके? अब तक 95 ज्ञात उपग्रह हैं इसके। 95? हाँ, जिनमें गैनीमीड तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है, बुध ग्रह से भी बड़ा। इसके अलावा आयो, यूरोपा, कैलिस्टो भी इसके बड़े और मशहूर चांद हैं। गैनीमीड सबसे बड़ा चांद, ठीक है। और रिंग्स हैं इसके? हाँ, बृहस्पति के भी हल्के धुंधले रिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन शनि जितने साफ नहीं दिखते। और एक और मशहूर चीज है बृहस्पति पर, ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट वो क्या है? वो एक बहुत बड़ा भयानक तूफान है जो इसकी सतह पर कम से कम 350 सालों से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2-3 पृथ्वी समा जाए। सदियों से चलता हुआ तूफान, अद्भुत है ना? बृहस्पति के बाद छठा ग्रह? छठा है शनि, सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और अपने खूबसूरत छल्लों यानी रिंग्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ, शनि के रिंग्स तो बहुत फेमस हैं। ये किस चीज के बने होते हैं? ये मुख्य रूप से बर्फ के टुकड़ों और चट्टानों के कणों से बने हैं। कुछ कण धूल जितने छोटे हैं तो कुछ घर जितने बड़े भी हो सकते हैं। ये बहुत पतले लेकिन बहुत चौड़े हैं। कमाल है। और शनि की क्या खासियत है? शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, पानी से भी कम। पानी से कम? मतलब अगर कोई इतना बड़ा बाथटब होता जिसमें शनि को रखा जा सकता तो ये उसमें तैरने लगता। ये तो गजब है, तैरने वाला ग्रह। हाँ, और चांद के मामले में ये बृहस्पति को भी पीछे छोड़ चुका है। इसके 274 ज्ञात उपग्रह हैं। 274? हाँ, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है।
गैनीमीड के बाद। टाइटन का अपना घना वायुमंडल भी है। टाइटन सुना है। और कोई खास चांद? एक और चांद है एनसेलाडस। वैज्ञानिकों को लगता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। एनसेलाडस, जीवन की संभावना, ये तो बड़ी बात है। हाँ, शनि के रिंग्स को पहली बार ठीक से गैलीलियो ने देखा था, पर उन्हें समझा नहीं पाए। बाद में 1655 में क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने बताया कि ये रिंग्स हैं, और रिंग्स के बीच का जो गैप है उसे कैसिनी डिवीजन कहते हैं, जिसे 1665 में जोवानी कैसिनी ने खोजा था। अच्छा, और ये घूमता कितनी देर में है? शनि का एक दिन लगभग 11 घंटे का होता है। ठीक है। शनि के बाद 7वां ग्रह? 7वां है अरुण, यूरेनस। इसे कभी कभी आइस जायंट भी कहते हैं। आइस जायंट? हाँ, क्योंकि इसमें गैस के साथ साथ पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी जमी हुई गैसें यानी बर्फ ज्यादा है। मीथेन गैस के कारण ये हल्का नीला हरा सा दिखता है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कह देते हैं। हरा ग्रह मीथेन की वजह से। इसे खोजा किसने था? इसे 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप से खोजा था। ये टेलीस्कोप से खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। अच्छा, और इसके चांद? इसके भी 27 से ज्यादा ज्ञात चांद है। और इसकी सबसे अजीब बात, वो लेटा हुआ है। 98 डिग्री झुका हुआ है, मतलब ये साइड से लुढ़कता हुआ सूरज का चक्कर लगाता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह, रोलिंग प्लैनेट भी कहते हैं। 98 डिग्री, बहुत ज्यादा झुका हुआ है। इसका दिन कितना लंबा होता है? इसका एक दिन करीब 17 घंटे का होता है। ठीक है। अब आखिरी ग्रह, 8वां। 8वां और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण, नेपच्यून। ये भी एक आइस जाइंट है, अरुण जैसा ही। सबसे दूर? तो इसे चक्कर लगाने में बहुत टाइम लगता होगा। हाँ, बहुत। वरुण को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 पृथ्वी साल लग जाते हैं। 165 साल? मतलब जब से इसे खोजा गया है तब से इसने शायद 1 या 2 चक्कर ही लगाए होंगे। हाँ, लगभग ऐसा ही है। यहाँ सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। सबसे तेज हवाएं? हाँ, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार की। इसमें भी मीथेन गैस है, जिससे ये गहरे नीले रंग का दिखता है। नीला रंग? और इसे खोजा कैसे गया? ये तो बहुत दूर है। इसे सीधे देखकर नहीं खोजा गया था। अरुण की कक्षा में कुछ गड़बड़ियां देखकर वैज्ञानिकों ने गणितीय गणनाओं से अनुमान लगाया कि वहां कोई और ग्रह होना चाहिए। अच्छा, मैथ से खोजा? हाँ। वाह। और फिर 1846 में योहान गैले और अर्बेन लेवेरियर में उसी अनुमानित जगह पर इसे खोज निकाला। कमाल है। इसके चांद कितने हैं? इसके 14 ज्ञात चांद हैं, जिनमें ट्राइटन सबसे बड़ा और सबसे मशहूर है। ट्राइटन बाकी बड़े चांद से उल्टी दिशा में वरुण का चक्कर लगाता है। ट्राइटन? ठीक है। और इसका दिन? वरुण का एक दिन लगभग 16 घंटे का होता है। तो ये हो गया हमारे 8 ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बिल्कुल। अब जरा आप अपने सबसे करीबी साथी चंदा मामा की बात करें। चंद्रमा, मून। हाँ, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी एक अदीप्त पिंड है, सूर्य की रोशनी से चमकता है। कितना बड़ा है ये? इसकी त्रिज्या लगभग 1740 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या का करीब 1/4। और इसकी रोशनी कितनी देर में आती है हम तक? चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 1.26 सेकंड लगते हैं। बस 1.25 सेकंड? हाँ। सूरज की 8 मिनट और चांद की 1.25 सेकंड। हाँ, क्योंकि ये हमसे बहुत पास है। दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर। और वहां ग्रेविटी कैसी है? चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 16वां हिस्सा है। मतलब वहां हम 6 गुना ऊंचा कूद सकते हैं? हाँ, और हमारा वजन भी 16 महसूस होगा। अच्छा, हमें हमेशा चांद का एक ही साइड क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, लगभग 27.3 दिन, ठीक उतने ही समय में वो अपनी धुरी पर भी एक बार घूम जाता है। इस सिंक्रोनस रोटेशन की वजह से उसका एक ही चेहरा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। अच्छा, इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं शायद? हाँ, बिल्कुल, टाइडल लॉकिंग। चांद पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? कोई पहाड़? हाँ, चांद पर सबसे ऊंचा बिंदु है मॉन्स ह्यूजेंस, जिसे कभी-कभी माउंट लीबनिट्ज या सेलेनियन समिट भी कहा जाता है। ये करीब 5.5 किलोमीटर ऊंचा है। मॉन्स ह्यूजेंस, ठीक है। अब ग्रहों के अलावा कुछ बौने ग्रह भी हैं। हाँ, ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो वाला ग्रुप। ये होते क्या हैं असल में?
ग्रह क्यों नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAO ने 2006 में ग्रह की एक परिभाषा तय की। उसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, वो इतना बड़ा हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण से लगभग गोलाकार ले ले। तीसरा, उसने अपनी कक्षा के आसपास का क्षेत्र बाकी पिंडों से साफ कर दिया हो। अच्छा, 3 शर्तें। हाँ, बौने ग्रह पहली 2 शर्तें तो पूरी करते हैं। वो सूरज का चक्कर लगाते हैं और गोल भी हैं, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं करते। मतलब? अपनी ऑर्बिट साफ नहीं की। हाँ, मतलब उनकी कक्षा में और भी कई छोटे-मोटे पिंड घूमते रहते हैं जिन्हें वो हटा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए प्लूटो को डिमोट कर दिया। बिल्कुल, प्लूटो अपूर्व कक्षा वरुण की कक्षा के साथ शेयर करता है और उसने अपनी ऑर्बिट भी क्लियर नहीं की है। इसलिए उसे 2006 में ग्रहों की लिस्ट से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। अब उसे कुइपर बेल्ट का सदस्य माना जाता है। प्लूटो, इसका कोई चांद है? हाँ, प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है चैरोन। ये इतना बड़ा है कि कुछ लोग प्लूटो चैरोन को डबल ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम भी कहते हैं। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 पृथ्वी साल लगते हैं। 248 साल? बहुत लंबा साल है इसका। ये सबसे बड़ा बौना ग्रह है। हाँ, प्लूटो आकार में सबसे बड़ा बौना ग्रह है और चमकीला भी है। प्लूटो के अलावा और कौन है इस क्लब में? और भी है। एरिस है, जो द्रव्यमान में प्लूटो से भी ज्यादा है, हालांकि आकार में थोड़ा छोटा। ये दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। एरिस। और? मेक है, तीसरा सबसे बड़ा। होमिया है, जो अंडे जैसा आकार का है और बहुत तेजी से घूमता है। ये दोनों भी कुइपर बेल्ट में है। मेक होमिया। और एक है सेरेस। ये खास है क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाने वाला इकलौता बौना ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट की सबसे बड़ी वस्तु भी है। सेरेस एस्ट्रॉइड बेल्ट में। तो कुल 5 हो गए। प्लूटो, एरिस, मेक, होमिया, सेरेस। हाँ, ये 5 फिलहाल आधिकारिक तौर पर बौने ग्रह माने जाते हैं। हो सकता है भविष्य में और भी खोजे जाएं। ठीक है। आपने 2 बार कुइपर बेल्ट का नाम लिया, ये क्या है? कुइपर बेल्ट वरुण ग्रह की कक्षा के ठीक बाहर शुरू होने वाला एक बहुत बड़ा डोनट जैसा क्षेत्र है। ये सौर मंडल के शुरुआती दौर का बचा हुआ मलबा है। इसमें क्या होता है? इसमें खरबों की संख्या में बर्फीले पिंड हैं, छोटे बड़े क्षुद्र ग्रह, चट्टानें और धूमकेतुओं के नाभिक। प्लूटो, मेक, होमिया जैसे बौने ग्रह भी इसी बेल्ट में रहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट से कई ज्यादा बड़ा और विशाल है। कुइपर बेल्ट वरुण के पार और इससे भी दूर कुछ है? हाँ, माना जाता है कि कुइपर बेल्ट के भी बहुत परे सौर मंडल को चारों ओर से घेरे हुए बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार बादल है, जिसे ऊंट बादल कहा जाता है। ऊंट क्लाउड? ये तो बहुत दूर होगा। हाँ, बहुत दूर, शायद 1 प्रकाश वर्ष या उससे भी ज्यादा दूरी तक फैला हो सकता है। ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, इसे सीधे देखा नहीं गया है। माना जाता है कि जो धूमकेतु बहुत लंबे समय बाद हजारों या लाखों साल में एक बार दिखते हैं, वो इसी ऊंट बादल से आते हैं। अच्छा, तो सौर मंडल की सीमा ऊंट बादल तक है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ऊंट बादल हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, अब जरा हाल के मिशंस की बात करते हैं। भारत ने सूर्य के लिए कौन सा मिशन भेजा है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए ISRO ने भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन भेजा है, आदित्य L1। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ ये? इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ गया है? ये पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित पहले लाग्रेंज बिंदु लाग्रेंज पॉइंट 1 या L1 पर स्थापित किया गया है। यह जगह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट वहाँ क्यों? L1 पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव संतुलित हो जाता है। यहाँ रहकर कोई उपग्रह कम ईंधन खर्च किए लगातार सूर्य पर नजर रख सकता है, बिना किसी ग्रहण के। अच्छा, तो ये वहां से सूर्य को स्टडी करेगा? हाँ, ये सूर्य के कोरोना, सौर ज्वालाओं, सौर पवन और सूर्य के मौसम का अध्ययन करेगा। बहुत बढ़िया। और चांद पर तो हमने कमाल ही कर दिया। चंद्रयान 3? हाँ, चंद्रयान 3 ISRO का तीसरा चंद्र मिशन था और ये ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। क्या हुआ इसमें? इसका लैंडर, जिसका नाम विक्रम है, और रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे। दक्षिणी ध्रुव, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। बिल्कुल।
भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश। गर्व का क्षण था वो। लैंडिंग साइट का नाम भी रखा है ना? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने उस लैंडिंग साइट को शिव शक्ति बिंदु, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। शिव शक्ति बिंदु, बहुत सुंदर नाम। रोवर प्रज्ञान ने वहां घूमकर डेटा भी इकट्ठा किया। ठीक है, अब आखिर में कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे सुपरनोवा। सुपरनोवा किसी तारे की जिंदगी का अंत होता है, एक बहुत बड़ा और चमकीला विस्फोट। जब कोई विशाल तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। तारे का फटना, ठीक है। और पल्सर? पल्सर सुपरनोवा के बाद बचे हुए अवशेषों में से एक हो सकता है। ये एक बहुत घना, तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। न्यूट्रॉन तारा, हाँ। ये घूमते हुए अपने ध्रुवों से रेडिएशन की बीम फेंकता है। जब ये बीम पृथ्वी की तरफ आती है तो हमें एक नियमित पल्स की तरह सिग्नल मिलता है, जैसे लाइट हाउस की रोशनी। इसीलिए इसे पल्सर कहते हैं। अच्छा, लाइट हाउस जैसा। और ब्लैक होल, ये क्या बला है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकता। रोशनी भी नहीं? हाँ, ये तब बन सकता है जब कोई बहुत विशाल तारा सुपरनोवा के बाद अपने आप में ही ढहता चला जाए। उसका सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे बिंदु में सिमट जाता है। डरावना लगता है तो रहस्यमयी। एक और शब्द है वैन एलन बेल्ट। वैन एलन विकिरण बेल्ट्स पृथ्वी के चारों ओर मौजूद आवेशित कणों, चार्ज्ड पार्टिकल्स के दो डोनट जैसे आकार के छल्ले हैं। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़े गए कण होते हैं। तो ये पृथ्वी को घेरे हुए हैं? हाँ, एक आंतरिक बेल्ट और एक बाहरी बेल्ट। ये हमें कुछ हद तक हानिकारक सौर विकिरण से भी बचाते हैं। अच्छा, तारों का रंग अलग अलग क्यों होता है? कोई नीला, कोई लाल? तारे का रंग, स्टार कलर, उसकी सतह के तापमान का सूचक होता है। तापमान का कैसे? जो तारे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं वो नीले या सफेद दिखते हैं। जो उनसे थोड़े ठंडे होते हैं वो पीले दिखते हैं, जैसे हमारा सूर्य। और जो सबसे ठंडे तारे होते हैं वो नारंगी या लाल रंग के दिखते हैं। मतलब नीला इक्वल्स टू सबसे गर्म, लाल इक्वल्स टू सबसे ठंडा। बिल्कुल। और एक आखिरी शब्द, हीलियोफिजिक्स। हीलियोफिजिक्स वो विज्ञान है जो सूर्य का और सौर मंडल के बाकी हिस्सों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। मतलब सूर्य कैसे काम करता है और उसका असर ग्रहों, अंतरिक्ष के मौसम आदि पर क्या पड़ता है। सूर्य और उसके असर का विज्ञान, समझ गया। तो ये था हमारा सौर मंडल और ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त परिचय। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने, बिग बैंग से लेकर ग्रहों और ब्लैक होल तक। उम्मीद है सुनने वालों को ये रिवीजन में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ज्योग्राफी के ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। हाँ, कोशिश की कि सब कुछ आसान भाषा में समझा सकें। अगर आप कंप्लीट इकोनॉमी को इसी तरह रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन सीरीज के अगले एपिसोड में।